जाने कितने पन्नों के फैसले रहे उनमें। तो इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कुछ और दर्शकों को हमारे जानकारी आप दे सकते हैं, इस फैसले में क्या कुछ खास रहा? देखिए योगेश जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल में अभी जो है और भी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, और वो एक्सपर्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा, लीगल रुख करूंगा। इसमें कोई ऐसी चिंता या कोई ऐसी बात नहीं है। जब एक ट्रायल चलती है और एक कन्विक्शन होती है निचली अदालतों में, तो उसके बाद अधिकार है उनको अपील फाइल करने का, किसी भी इंसान को। जरूरी नहीं कि मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को जो हिंदुस्तान के कानून को मानता है और जो हिंदुस्तान नागरिक है, उसको ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है उसको। उसके बाद वो अपील के बाद जब जाते हैं, तो उसमें अपील में हाईकोर्ट जब गए, तो वो जो निचली अदालत का फैसला था उसको जो है उसी को माना गया। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये आए हैं, उन्होंने अपनी दलील दी है और अपील की है ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो गए हैं राहुल गांधी जी, तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो बात हुई कि उस पर अभी फिलहाल जो है उनकी सजा पे जो भी उनको सजा दी गई थी 2 साल वाली, उस पे अभी फिलहाल रोक लगा दी है। अब रोक लगाने का मतलब ये है कि जब तक आगे वर्डिक्ट नहीं आता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पूरा, जब तक उस पर रोक लगाई गई है, और जब रोक लगी है तो जो भी उनके रोक लगने के कारण जो है, जो चीजें उनके रुक गई थी, जो चीजें जैसे उनका इलेक्शन रुक गया था, उनकी दावेदारी रुक गई थी, और चीजें वो सारी की सारी अभी फिलहाल स्टे हो गई है एक तरह से। और जब तक फैसला नहीं आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में, ये अदालत जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट पास किया है कि जब तक स्टे है, तो जब स्टे हो गया है तो इसमें राजनीति या ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लैंड जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अभी फिलहाल जो रेमेडीज उनको देखिए, जब सजा हुई थी उनको, तो सजा के दौरान में जो चीजें उनसे छीनी जा सकती थी सजा के माध्यम से, वो उनसे छीनी गई। अब उनको स्टे लग गया है, तो जो चीजें उनको एंटाइटल्ड है जिस चीजों की, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो और भी कोई चीजें हो, वो ऑटोमेटिकली उनको वो है उस चीजों को अवेल कर सकते हैं। ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दरअसल जो निचली अदालत का जो फैसला था वो बड़ा दिलचस्प रहा है, और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि किस आधार पर दिया गया है ये फैसला, ये जो सजा दी गई है ये कम भी हो सकती थी। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इस बयान को देखिए, ये बड़ा बेसिकली अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे रही है और एक फाइंडिंग के दौरान में ये ऐसी टिप्पणी कर रही है, तो ये निचली अदालतों के लिए एक तरह से एक क्वेश्चन है आगे, जिसमें ये कहते हैं कि उनको इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने ये कहा कि जो आपने वर्डिक्ट दिया जो मैक्सिमम सजा दी गई, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी महीने कम होते हैं, तो वो जो उनकी जो सदस्यता की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, या पॉलिटिकल एक आगे कैरियर की बात कर रहे हैं, तो उस सिर्फ उन कुछ महीनों के चक्कर में जो उनके ऊपर जो सारी चीजें रुकावट हो गई थी, जिसके कारण ये सारा का सारा बवाल हुआ, अगर वो उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि वो ऐसे क्या आधार थे, वो कैसे और कौन से बिंदु थे जिस कारण से वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो दी गई, और अगर लोअर पनिशमेंट दी जाती है, कुछ उसमें कुछ महीने कम किए जाते थे, तो रिलैक्सेशन में उसमें क्यों नहीं किया गया, ये उनकी एक टिप्पणी है निचली अदालतों के लिए। ठीक है, इस फैसले से जोड़ करके कोलैबोरेट करते हुए अन्य फैसलों को भी आप, क्योंकि आपके नजर में तमाम सारे ऐसे मामले आते होंगे, तो हम वो जानना चाहेंगे कि आज जो ये बात कही गई है कि दरअसल ये केवल राहुल गांधी का मामला नहीं है जो सजा सुनाई गई थी, ये उन लोगों का मामला है जिन्होंने राहुल गांधी को चुना था, उनके अधिकार का भी मामला है, उनके अधिकारों को संरक्षण देने का भी मामला है। क्योंकि तो ऐसे में अगर ये निचली अदालतों के लिए बात कही जा रही है और ये कहा गया कि अगर कोई आपराधिक मामला किए होते राहुल गांधी तो आप सजा सुना देते, लेकिन वहां की जनता ने क्या अपराध किया है उसको सजा क्यों भुगतनी पड़े? उनके आवाज को, सदन चल रही है, सत्र चल रहा है, वहां पर कौन रखेगा उनकी बात को? देखिए योगेश जी, मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूं कि क्योंकि राहुल गांधी जी का मसला है और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन मैं एक वकील के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते मैं जो चीजें डेली देखता हूं और महसूस करता हूं, ये भी चिंता का विषय है और होना भी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता, हर व्यक्ति हाई कोर्ट नहीं जा पाता। निचली अदालतें जो काम करती हैं उनको अपना एक संयम रखना चाहिए, उनको बहुत आंख नाक कान खोल के रखने चाहिए। रीजन क्या है कि उनके एक फैसले से किसी की जिंदगी
और मौत जो है जिंदगी का फैसला होता है। और उनको जो टिप्पणी दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये राहुल गांधी जी के लिए नहीं दी गई है, बेसिकली मैं मानता हूं, क्योंकि मैं मैंने वही बात मैंने पूछी सर आपसे कि क्योंकि इस मामले को कोलैबोरेट करते हुए, क्योंकि आपके सामने तमाम सारे ऐसे मामले आते होंगे, क्या आपको लगता है कि निचली अदालतें थोड़ा जल्दबाजी कर देती हैं कभी कभार? नहीं, निचली अदालतें अगर हम देखें, अगर बात करें तो बिल्कुल जल्दबाजी होती है, क्योंकि आज आप देखिए हमारा जो लॉ है वो रिफॉर्मेटिव लॉ है। हमारी जो लॉ की परंपरा, जो लॉ का जो बेस है वो रिफॉर्मेटिव है, कि आज की डेट में अगर कोई गलती हुई या कोई चीज हुई भी है तो उसको रिफॉर्मेशंस के तौर पे लिया जाए। और शायद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी टिप्पणी दी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी गई, वो शायद उसका ही एक अंग है कि रिफॉर्मेशंस के बेसिस पे अगर कोई ऐसी बात थी तो आपने मैक्सिमम पनिशमेंट देके उसको सजा तो दी, साथ में सजा के साथ साथ और बहुत सी चीजें जो उनकी, जो जैसे उनका आपका इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार था, या जो लोगों जिस कॉन्स्टिट्यूंसी वो लड़ते थे उनका जो एक जो लोगों का जो वोट बैंक था, या लोगों की जो एक इच्छाएं थी, धारणा थी, उन पे भी काफी प्रभाव हुआ इस जजमेंट से। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि ऐसे मसले, और ये हम मानते हैं क्योंकि हम लोग रोज वकालत करते हैं, रोज केसेस देखते हैं, वैरायटी ऑफ केसेस हैं, लोग जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये राहुल गांधी जी का जो जजमेंट है या ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बेसिस पे निचली अदालतों में हम भी, क्योंकि इस ऑर्डर के बेसिस पे हम दिखा सकते हैं जजेस को कि आप थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखिए। देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आज अगर 302 की बात करें, जिसपे मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं, जिसपे रेप के चार्जेस लग जाते हैं, जिसपे पॉस्को के चार्जेस लग जाते हैं, उनकी सारी ट्रायल निचली अदालत में होती है। अब आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, गोपाल कांडा को 11 साल बाद बरी किया गया। आज वो अगर सपोज कर लीजिए 11 साल में, लेकिन उसका जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, उसको जो जेल में रखा गया, उसका तो बेसिकली उसके कोई वापस उसको नहीं हो सकता। लेकिन उसके 11 साल बाद जब आपने बोल दिया कि उसको बरी कर दिया गया, तो आपको ये समय जुडिशियल सिस्टम को सोचना चाहिए कि 11 साल आपने एक आदमी का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। तो हम लोगों को न्याय इस ढंग से देना चाहिए ताकि लोगों की इज्जत खराब ना हो, समय खराब ना हो और पैसा बर्बाद ना हो। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि एक दोषी को जो है कभी जो है सजा नहीं देनी चाहिए, बड़ी प्राथमिकता, बड़ी जांच परख करनी चाहिए। खैर आएंगे सर आपके पास। लेकिन योगेश जी मैं लास्ट में यही बोलूंगा, तो आपने अभी बोला कि एक दोषी के चक्कर में जो है, देखिए ये सुनने में अच्छा लगता है और हम लोग बोलते भी हैं, कोर्ट भी मानता है, लेकिन ये आज की जो समय चल रहा है, हाँ, उस समय में ये चीजें चल नहीं रही हैं। हाँ चलिए ठीक है सर, आएंगे आपके पास दोबारा से। रत्नेश मिश्रा जी, आज तो आपके जश्न का माहौल है, जश्न का दिन है, पार्टी कार्यालय पर मिठाइयां बट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? तो अभी जो विक्रांत शर्मा जी ने कही कि हमको एक नागरिक के तौर पर और सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि अपनी सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी जी ने अपील की थी और जो न्याय को लेकर एक जो भारतीय जनमानस में जो विश्वास होता है, उस न्याय के विश्वास को सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल रखा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई थी राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करने में, आशा करता हूं उसी प्रकार बहाल करने में भी वो नोटिफिकेशन दिखाने में तत्परता दिखाएंगे, शाम तक आ जाएगा। दूसरी बात, एक ना तो विक्रांत जी ने बताई ना आपने बताई, एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। वो टिप्पणी की क्या की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो अपमानजनक नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो जब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि वो बयान अपमानजनक है ही नहीं, अरे भैया ये भी कहा है कि राहुल गांधी को सतर्कता भी बरतनी चाहिए, राहुल गांधी को सतर्कता बरतनी चाहिए, जो अपमान जो बयान देते रहते हैं। यदि आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा भैया, एक नहीं जा रहे हैं, आपके पास आएंगे। हाँ बोलिए यहाँ तो बोलने दीजिए, या यहाँ बोलने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई बोलिए आप, भाई रत्नेश जी बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए। चलिए हाँ। देखिए पूरा वर्डिक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान जो था वो अपमानजनक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिनके एक एक शब्द का जनमानस पर प्रभाव पड़ता है, राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, उनको सतर्कता बरतनी चाहिए, ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से ये दूसरी बात, अभी जब आपने कहा कि जो निचली अदालतों ने जो फैसला दिया था उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का कोई लीगल ग्राउंड नहीं पेश कर पाए महेश जेठमलानी जी, उनके पिताजी भी बहुत बड़े वकील थे, वो भी थे, लेकिन पुणेश मोदी जी का वो बचाव नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से राहत जो है वो मैं ये मानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ
देश के उन लोगों की जीत है जिनकी आवाज बनकर सदन में राहुल गांधी जी गरजते थे ठीक है। और राहुल गांधी जी जिनके सवाल सरकार से पूछते हाँ। थे। अच्छा, ये इंडिया की जीत जो है। ये आप जीत बता भारत रहे हैं, के इस जीत के बाद गरीब, अब बेरोजगार और जो नौजवान इंडिया की जीत है। नाम का जो गठबंधन बना है नया, उसको कितना बड़ा बल मिलेगा या किस तरीके से अब उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, अब वहां पर जो जिस प्रकार का परिवर्तन होगा वो तो जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है इंडिया की, उसकी मीटिंग होगी, उसमें इस बात का निर्धारण होगा हाँ। कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमको सकारात्मक चीजें हमारे पक्ष में आई हैं। हम और ऊर्जा के साथ जनता के मुद्दों के लिए सत्ता से भिड़ेंगे। प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में अब राहुल गांधी का चेहरा देखा जाए? देखिए, ये तो जो लोकसभा जिसको अपना नेता चुन लेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है योगेश जी। लोकसभा जिसको नेता चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है। और सुनील शाही जी, आज ये जो कांग्रेस की जीत, ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार की बड़ी हार मानी जा रही है, और जिस तरीके से ये कहा गया कि जो नफरत की दुकान खोली जा रही है अब वो बंद हो रही है। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जो खोलने निकले थे, जो हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल के, और अब वो मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है, और उसका ये नतीजा है। एक कहावत कही जाती है, हाँ। मैं देखता हूँ सर। एक गधा मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं कि एक गधा रेगिस्तान में जा रहा था, उसके ऊपर एक पेड़ निकल आया, तो वही प्रधान है, वही उसको छांव लग रहा था उसमें। कहां कौन सी जीत है? कहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये निर्दोष है, इनको सजा नहीं दी? अरे भाई, आज सजा पर रोक लगी है, सिर्फ ये नहीं है। अभी हमारे वकील साहब ने उसको बड़ा बढ़िया डिस्क्राइब किया, सब कुछ अच्छा है, सजा पर रोक लगी है, ना कि उनकी सजा माफ हुई है और गुनाह माफ हुआ है। और हमारे रत्नेश भाई जो कह रहे हैं, यही तो बयान दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोअर कोर्ट में का जो बयान था कि इनका बयान आपत्तिजनक था, मैलाफाइड इंटेंशन से दिया गया था, और राहुल गांधी जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो मीडिया चला रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं था और न मेरे पास उसकी प्रति है, लेकिन मीडिया यही चला रहा है, और लगभग सारी मीडिया। तो अगर इसी में अगर खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जी वो प्राणी हैं कि जो मामले को ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले आते हैं। पुष्कर मंदिर में जाते हैं, हम सारे लोग जानते हैं, सबका एक एक गोत्र होगा। पुष्कर मंदिर में उनका दत्तात्रेय गोत्र होता है, जब महाकाल उज्जैन आते हैं तो कश्यप गोत्र हो जाता है। चलिए वो गोत्र नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात नहीं, मैं इसी को किसी कॉन्टेस्ट में कहता हूँ योगेश जी। मैं मेरी पूरी बात आने दीजिए, ठीक है, बोलिए, थोड़ा सा सुन लेंगे धैर्य से। बोलिए। अब ये कहते हैं कि भाई मैं इसी में ट्रायल कोर्ट में इन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। वकील साहब, आपकी बयान पे मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि अगर ये ट्रायल कोर्ट में ही माफी मांग लेते, आपने जो कहा था ना कि हर व्यक्ति के लिए वहां पहुंचना उचित नहीं है, जाने की नौबत कहां आती? माफी मांग लेते, माननीय जज साहब ने कहा था कि माफी मांग लीजिए, खत्म हो जाएगा। तो ये बात नहीं, अश्विनी जी, ये बात तो उन्होंने जब अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने वहां भी कह दी कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मुझे सजा हो जाएगी, मुझे मंजूर है। नहीं हुई है बात, मेरी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए योगेश जी। तो यही आप लोगों का थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं जो कह रहा हूं विस्तार से सुनने दीजिए, भ्रम न फैलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। तो उन्होंने वहां कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। क्यों? इसके पहले राफेल पर जो है चौकीदार चोर है, माफी मांगा था, वहां सावरकर थे, वहां नहीं गांधी थे। क्यों माफी मांगा? और मानहानि के और मुकदमे हुए हैं, उसमें भी माफी मांगा है। तो जैसे इनका गोत्र बदल जाता है 100 किलोमीटर में, वैसे ही सावरकर से गांधी हो जाते हैं। मेरा ये कहने का पूरा मतलब था, और मैं वही कहना चाह रहा था कि पहले के मुकदमों में माफी मांग चुके हैं, और अभी भी 10 मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर, वहां कह रहे थे। दूसरी बात, इनके लोग बड़े बड़े वकील हैं, सिंघवी साहब हैं, ये है वो है। ट्रायल कोर्ट जहां पे इनको सजा हुई, उसके विरोध में बहुत कुछ कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वहां से सीधा हाई कोर्ट पहुंचे, 50 कदम की दूरी पर सेशन कोर्ट था, वहां पर नहीं गए ये लोग। ये हो सकता वहीं माफ हो गए होते, हो सकता वहीं सजा खत्म हो गई होती, तो ना सांसदी जाती, ना कुछ होता, कहानी अभी वहीं रहती। लेकिन ये टोटल एक पूरा राजनीतिक प्रोपगंडा था, जिसका लाभ उठाने में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी फेल हो। अब अश्विनी जी, आपकी बात आ गई।
आपने एक बात कही जी। कि ये पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। ये प्रोपेगेंडा किसने क्रिएट किया? क्योंकि जिस पूर्णेश मोदी ने ये दावा किया कि मोदी समुदाय का अपमान हुआ है, बड़े आहत हुए हैं, वो दरअसल मोदी समुदाय से है ही नहीं है। उन्होंने तो अपना सरनेम बाद में चेंज किया। उनका बैकग्राउंड जो आज है है ना, वो है ही नहीं आज है। उनका है ना। अरे तो राहुल गांधी कौन से हिंदू है, जरा बता दीजिए। कहते हैं जब हम मुसलमान हम हिंदू किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। बचाव की जिसके बात नहीं समर्थन में है, भारतीय योगेश जी। जनता पार्टी पूरी तरीके से खड़ी थी, मैं वो सवाल भारतीय समर्थन में जनता आज- पार्टी के प्रवक्ता आज से भी पूछ रहा है। हूं। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। आज यहाँ भी पर है। मैं राहुल गांधी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल तो पूछ रहा हूं कि यही बात ये वहां नहीं पर रखी कहा। गई कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर, कि मोदी समुदाय के जो असल में लोग हैं उनकी आहत भावनाएं ठेस उनको उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा। जो मोदी समुदाय से असल में है ही नहीं उसकी भावना को ठेस पहुंचा। और ये दलील दी गई वहां पर कि दरअसल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ठेस पहुंचा है। ये दलील दी गई है। देखिए अब वहां पर माननीय महामहिम हाँ जो कहते हैं ना कि न्यायाधीश महोदय हैं और हमसे बहुत उच्च दिमाग रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आए। अभी मोदी समुदाय का जो है पटना में भी एक केस दर्ज है। कैसे उन्होंने कह दिया अभी पटना में भी दर्ज है, उसको भी सुनना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, ये संविधान से देश चलता है। और पूर्णेश मोदी आज जो है उन्होंने अपना मोदी नाम रख दिया तो हम उनको काट देंगे। राहुल गांधी तो फिरोज गांधी की औलाद है, उनकी पीढ़ी से है, तो राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गए? गांधी सरनेम कहां से आया? उधार के गांधी है ये बहुत कुछ कहा जा सकता है। चले जाइए, आप भी अदालत चले जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अदालत तो हम गए ही हैं, अदालत तो हम गए हैं। हाँ, और हमको तो कहना है तो हम तो सीना ठोक के कहेंगे। हाँ। हम तो कह ही रहे हैं कि वो उधार के गांधी हैं। नहीं तो कौन अगर से आपको हिंदू ऐतराज है हैं गांधी बताएं? सरनेम से उनके, तो आप भी नहीं नहीं, करिए। आपको एतराज था, ठीक है। आपको और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये आपत्ति थी कि पूर्णेश मोदी नहीं है। तो मोदी नहीं है तो उनके ऊपर तो राहुल गांधी क्या है? कहते हैं मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं थी। ये आपका बयान गलत है। मैंने उनको भी कहा, आपने पूर्णेश मोदी की बात की, हाँ। कोर्ट ने कहा, तो मैं पूर्णेश मोदी की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? हाँ। यानी कि आज भी जो मोदी समुदाय है, हाँ। अगर वो ना करे तो इसका मतलब उसका अपमान नहीं किया इन्होंने। सारे मोदी चोर हैं, वो मोदी समुदाय यानी कि ओबीसी का अपमान नहीं किया उन्होंने। ये कहीं पर है अगर कि ओबीसी का अपमान नहीं किया है उन्होंने तो कह देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को उनको सजा जैसे स्टे लगाया, उनको इस मामले से ही आजाद कर देना चाहिए था कि ये मामला ही नहीं बनता है। आपने मोदी समुदाय को कुछ कहा ही नहीं। तो मतलब ये सवाल आप ये सवाल आप सुप्रीम कोर्ट पर खड़ा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज पर खड़ा कर रहे हैं। जज पर खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। उसका जवाब मैं इकराम शर्मा जी से जवाब लूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले तालान जी का रुख कर लेते। तालान जी, आपने पूरी प्रक्रिया देखी और कई दफा आप चर्चा में भी रहे, राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के भी सभी की प्रतिक्रियाएं भी आप सुनते रहे। आज जो फैसला आया है, अब अश्विनी साई जी कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था। चाहते तो ये पहले ही हो गया होता, निचली अदालतों से ही वहीं पर मामला सब रफा दफा हो गया होता और उनकी संसदीय बहाली हो गई होती। आपको क्या लगता है ये पूरा जो नजारा दिखा इसमें? और दूसरी बात, एक और सवाल जोड़ देते हैं आपसे, अब इंडिया जो नया गठबंधन बना हुआ है विपक्षी दलों का, उसको कितनी मजबूती मिलती नजर आ रही है आपको? पिछली पहला सवाल जो आपका है कि प्रोपेगेंडा रचा गया, राजनीति में चलता रहा है पहले से, ऐसा थोड़ी कुछ नया है। अगर जो रचा भी गया तो ठीक है, उनको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसके लिए आजाद है। बीजेपी जैसे अपने प्रचार तरीके और कैसे पॉपुलर होना है, कैसे वोट लेना है, इसके लिए आजाद है, वैसे ही कांग्रेस भी आजाद है कि वो कैसे राहुल गांधी को बड़ा नेता प्रपोज कर सके जनता के सामने। तो उन्होंने किया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। दूसरा सवाल आपका ये कि अब इंडिया को कितनी मजबूती मिलेगी। देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया को इससे मजबूती मिलेगी, इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। अभी तक इंडिया में एक थोड़ा संशय था कि कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। वैसे वो खड़गे जी कह चुके हैं कि हम किसी के फेस पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी कि किसके फेस पे चुनाव लड़े जाएंगे। तो अब जो ये संशय, थोड़े जो संशय के जो बादल हैं, जब ये छटेंगे तो इंडिया मजबूत नहीं कमजोर होगा, क्योंकि बहुत सारे इनमें से छिटकने की कोशिश करेंगे। जैसे शरद पवार जी, हो सकता है कि सबसे पहले छिटकने वालों में शरद पवार जी का नाम हो, उसके बाद छिटकने वालों में केजरीवाल जी का नाम हो सकता है और तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी अब, जैसे अभी तक तो सबको नीतीश कुमार जी को भी ये लग रहा था कि हो सकता है कि हमारा
नाम चल जाए आगे, हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए। शरद पवार जी भी ये सोच रहे थे कि हम वरिष्ठ नेता हैं और मैं सबको मिला के चलता हूं तो हमारा भी हो जाए। केजरीवाल जी का तो कल आपने देखा ही था कि अब वो बिल के बाद अगर जो बिल उनका जो दिल्ली से सेवा अधिनियम है वो अगर जो पास हो जाता है राज्यसभा में, वो नहीं गिरता है, तो केजरीवाल जी तो अपनी अलग लाइन लेने के लिए तैयार हैं। और उनका वो कल मैंने देखा भी था कि उनकी पार्टी के नेता डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आए और उनसे पूछा गया कि आप, तो वो इधर उधर दाएं बाएं सवाल के आंसर करते रहे, लेकिन उन्होंने मूल मुद्दे पे कभी भी बात ही नहीं की। तो अभी भी संशय है। देखिए, कांग्रेस को जरूर मजबूती मिलेगी। जैसे राहुल गांधी पे जो ठप्पे लगे हुए थे, पप्पू ये वो सारे ठप्पे अब राहुल गांधी ने धुल दिए। अब राहुल गांधी एक परिपक्व राजनेता के तौर पे देश की जनता के सामने हैं। तो अब जैसे उनकी जब ये बदलाव कब से देखने को मिला, कब, क्या जब से पदयात्रा निकाली राहुल गांधी ने उसके बाद से ये पूरा बदलाव पूरा जो देखने को मिला? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने जब पदयात्रा शुरू की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी पहले चरण वाली, तो राहुल गांधी जी की इमेज में फर्क आने लगा था। उसके बाद जब दूसरे चरण की हुई और फिर राहुल गांधी जी को ये वायनाड से उनकी संसद सदस्यता चली गई, उसके बाद जो राहुल गांधी जी को बयान है, वो राहुल गांधी जी के बयान वो नहीं होते जो पहले होते थे। मतलब अब उनमें ऐसा नहीं, आप एक नेता के तौर पे उनके बयान बड़े सधे हुए होते हैं। आज भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़े सधे हुए बयान, दो शब्द बोल करके जनता का आभार शुक्रिया कर करके वो तुरंत निकल गए। बिल्कुल, अब पहले राहुल गांधी बात में से बात निकाल के लंबी बात करने की कोशिश करते थे, अब राहुल गांधी जी बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं। तो एक राजनेता के तौर पे राहुल गांधी जी की इमेज सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी की इमेज सुधरेगी और ज्यादा अच्छी होगी, वैसे ही उनके इंडिया को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके खुद की इच्छाएं हैं। नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि वो भी कभी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी की भी इच्छाएं जब तब सामने आती रही। केजरीवाल जी की तो सबको पता ही है कि वो तो चाहते ही है कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी बने इस देश पे। और वो तो जब ये इनकी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं जो उन पे कोई कुठाराघात करेगा, तो इंडिया वाली जो मुहिम है, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा अब ब्रेक लगने की आप देखेंगे कि अगले 3-4 हफ्ते में हमें पता चलेगा कि इंडिया से कुछ लोग छिटकने लगे। बिल्कुल, वो सब सामने आने लगेगा। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद फिर आते हैं इक्रांत जी के पास। अभी तक संशय था कि संसद का नजारा क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 8, 9, 10 तारीख को बोलेंगे, तो अब तो राहुल गांधी के जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लग गया है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे सदन कितनी जल्दी एक्शन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष कितनी जल्दी लेते हैं, क्योंकि जब बर्खास्तगी हुई थी तो तुरंत 24 घंटे में सब कुछ कर दिया गया था। हालांकि मुझे लगता है कि हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, बहुत डिले होगा। तो 8 तारीख से प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन के अंदर। राहुल गांधी, मुझे जितनी उम्मीद है कि शायद उस दौरान वो मौजूद रहेंगे सदन के अंदर। क्या लगता है कि क्या नजारा आप क्रिएट कर पा रहे हैं, उस दौरान क्या होगा? फिर से वही सवाल, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अगर कोई बोलने वाला है, बेधड़क कोई बोलने वाला है, सवाल उठाने वाला है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब मैंने जैसे बोला कि राहुल गांधी के बयान परिपक्व होते हैं और वो थोड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं, तो वो हमें वहां संसद में भी दिखाई देगा सारी की सारी चीजें कि राहुल गांधी के बयान अच्छे होंगे। और जब देखिए, एक तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है उसमें सबको पता है कि सरकार तो कहीं जाने वाली नहीं है। वो जबरदस्ती प्रधानमंत्री को बुलवाने का एक प्रोपेगेंडा मान लीजिए, एजेंडा मान लीजिए, आप जो भी उसका नाम देना चाहे, प्रोपेगेंडा सही नहीं है, एजेंडा मान लीजिए कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को एक तरीके से मजबूर कर रही है कि प्रधानमंत्री को बोलना होगा। लेकिन यहाँ ये भी देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे ऑरेटर हैं और जब वो बोलते हैं तो अब जब वो संसद में बोलेंगे तब समझ लीजिए कि कांग्रेस की धुलाई भी निश्चित है। कांग्रेस ने एक तरीके से, अब जब मणिपुर पे बात होगी, जब वो मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर पे 1965 से पहले से बात होगी, लोकपुर समिति की भी बात होगी, सब कुछ उसमें होगा और वो कांग्रेस को उल्टा पड़ने वाला है। मैं आज को गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, बता दे रहा हूँ कि हाँ, बड़े मुद्दे उखड़ेंगे और कांग्रेस को भी समझ में आएगा कि गलत छेड़ दिया मुद्दा। और ये सिर्फ यही नहीं थमेगी बात, ये राजस्थान पे भी जाएगी और ये बहुत जगह चीजें जाएंगी और कांग्रेस उस टाइम पे असहज होगी। तो ये जब प्रधानमंत्री, देखिए एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इस ईरा में, इस पॉलिटिकल ईरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा ऑरेटर कोई है ही नहीं। वो अपनी बात को वो कैसे भी पढ़े, आप उन पे आरोप लगा सकते हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, ये बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, लेकिन जब वो बात रखते हैं
तो बात रखते हैं तो वो उनका बात रखने का जो तरीका है वो बहुत जबरदस्त है, और वो उतना जबरदस्त होता है कि श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री मोदी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद बोलेंगे तो उनकी जो कला है वो अच्छे ऑपरेटर होने के बाद फिर से देखने को मिलेगी सदन के अंदर। बिल्कुल जी, ठीक है। इक्रांत शर्मा जी, अभी आप अश्विनी जी को सुन रहे होंगे, ये तो सीधे सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर, यानी उनकी बुद्धिमत, अगर उनकी वकीलों वहां जजों पर, वकीलों तो छोड़ी जजों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर जजों पर ये सवाल उठ रहा है, जिन्होंने ये आदेश जारी किया है, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो जाहिर तौर पर उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अभी सवाल तो देखिए, हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। और दिक्कतें हिंदुस्तान में ये आ रही है कि हम लोग जब तक ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ये जितनी भी अभी जो अगर आप बात कर रहे हैं, जो नहीं योगेश जी, मैंने जजों पर कोई टिप्पणी अरे आपका नहीं कहा प्रभु रत्नेश जी, आपका मैंने नहीं कहा, अश्विनी जी को कहा। अश्विनी जी ने सवाल उठाया। मेरा ही नाम आपने लिया है। नहीं अश्विनी जी, अगर हो सकता है, मैंने वैसे मुझे याद है अश्विनी जी लिया, अगर अश्विनी जी लिया, रत्नेश जी आप फिर से सुनिएगा, अश्विनी जी लिया, मैंने रत्नेश जी नहीं लिया, अश्विनी जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तक हम लोग अभी देश की जो हालात है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है, जो लॉ भी कहता है, लॉ ये कहता है कि आपको अपनी चीजों को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी किसी को भी कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। और अगर बात ये आती है, जब तक हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी चीजों को, अपनी जुबान को, अपने टेम्परामेंट्स को, ये दिक्कतें फिर आती चली जाएंगी। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है सजा पे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी मैटर पेंडिंग रखा हुआ है, बरी या एक्विटल नहीं किया है, ना उनको दोषी बोला गया, उनको सिर्फ ये बोला गया है कि अभी जो आपके ऊपर जो सजा थी, जो निचली अदालत ने दी थी, उस पर रोक लगाई गई है, ताकि जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा, आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपके जो राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अधिकार है, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस के अधिकार है, चाहे आपके एमपी के अधिकार हैं, वो अधिकार आपसे छीने ना। तो अभी फैसला जो है आना बाकी है, और उसका सबसे बड़ा पारदर्शिता यही है कि पारदर्शिता उन्होंने ये नहीं कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ठीक है जी, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया वो ठीक बोला या नहीं बोला। लेकिन मेरा मानना है एज एन एडवोकेट और एज ए इंसान के जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो ये है कि जब आप ऊंचाइयों पे जाते हैं, जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं, जब आपको लोग सुनते हैं, जब आपको समूह सुनता है, तो आपकी भाषा और आपके विचार जो है इस ढंग से होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए और संयम से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, काबू होना चाहिए, संयम होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो देश के लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, और ना वो कानून के लिए ठीक है। ठीक है, एक सेकंड आ रहे हैं, अश्विनी जी, रत्नेश जी, दोनों लोग पहुंचा रहे हैं। छोटा सवाल और इकराम जी से। इकराम जी, लेकिन ये सवाल यहाँ पर यह है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनके पक्ष में अगर फैसला आता है तब तो वो सत्यमेव जयते बोलते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का हम जिक्र कर लें, लेकिन जब उनके विपक्ष में फैसला आ जाता है, उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, तब फिर सवाल अदालतों पर खड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये मानसिकता हम कैसे बदल पाएंगे? योगी जी, आपकी बिल्कुल बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जब सजा हुई थी निचली अदालतों में राहुल गांधी जी को, तो इन्हीं डिबेट्स में हम लोग सुना करते थे, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, चाहे वो राहुल गांधी जी के सपोर्टर्स थे या उनकी विचारधारा से सहमत थे, वो सारे के सारे कोर्ट पे जो है इल्जाम लगा दिया करते थे। और उस समय कहां गए थे ये लोग, जब उन्होंने रूल ऑफ लैंड को जो है उस पे अपना आस्था जो है वो आस्था नहीं दिखाई। आज वही लोग हैं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में एक ऑर्डर कर देता है, देखिए निचली अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, काम तो वही कर रहे हैं, न्याय का काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक अदालत अगर आपके फेवर में फैसला कर देती है तो आप वो अच्छी हो जाती है, और जब एक अदालत जब आपके फैसले आपके खिलाफ चली जाती है, तो वही जो है आप कहते हैं कि जी ये तो कोर्ट अपने अधिकारों का जो है ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट की लिमिटेशन से बाहर जा रहे हैं। तब कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आज बीजेपी सवाल उठा रही है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल इश्यूज हमारे कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को एक दायरा और एक जो है मर्यादा को जो है लांघना नहीं चाहिए। रखनी पड़ेगी, उसको लांघना नहीं चाहिए। ठीक है, रत्नेश जी, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। देखिए योगी, अभी जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, तो देखिए इस देश में 2000 के बाद जब हम 2014 में एक नई पार्टी की सत्ता, अपने भाषा का स्तर देखा लगातार गिरा है, और मैं कि भाषा का स्तर सबसे ज्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिराया है, चाहे वो सदन में उनकी भाषा रही हो, चाहे वो चुनाव प्रचार रैलियों में उनकी भाषा रही हो।
कांग्रेस की विधवा शब्द का प्रयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मनमोहन सिंह जी जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे उनको मनमोहन सिंह कहते हिमाचल प्रदेश के चुनाव की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी की कि कोई तो बाथरूम में कोई रेन कोट पहन के नहाना माननीय मनमोहन सिंह जी से सीखे। तो ये जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपकी भाषा का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जब आप बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। आप अगर ये कहें तो भैया सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिराई है। और देखिए हम तो सतह पति साक्ष्यम क्षमा करें, हमारा सनातन संस्कृति में हमको यही सिखाता है कि दुष्ट के साथ दुष्टता वाला व्यवहार करिए। चलिए ठीक है, अश्विनी जी जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी और दूसरी बात सुनिए तो सर, दूसरी बात अभी एक बिंदु और था मेरा ये। हाँ, थोड़ा सा समय कम है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करिए रत्नेश जी। मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ बहुत 10 सेकेंड में। हाँ, हमने जब सेशन कोर्ट के और एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को जब हमने उसकी आलोचना की थी, उसकी आलोचना हमने क्यों की थी आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है तो क्या फिर नहीं ये तो सबको होता है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो सभी राजनीतिक दलों को मैंने कहा, केवल आपको नहीं कहा है। अश्विनी जी जवाब दीजिए आप। देखिए योगेश जी, पत्रकारिता ऐसी चीज है कि दूसरे के मुंह में अपने शब्द डालकर बुलवा दिए जाए और ये जनता को बताया जाए कि अरे नहीं भाई, मैंने किसके मुंह में अपने शब्द डाल दिए? जो आप बोल रहे हैं वही मैं मेरा सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए योगेश, यही बात हुआ था पिछली बार भी, आपने बीच में बोला, बोलिए, आपने अनर्थ किया था। मैंने किसी पर आपने स्पष्ट रूप से यही सवाल उठाया कि पूर्णेश मोदी ही नहीं है, यानी कि जज साहब ने गलत फैसला दिया। मैंने कहा कि भाई वो ओबीसी के खिलाफ आज भी हैं। अगर ऐसा हुआ होता, और मैंने पटना का भी उदाहरण दिया कि अभी वहां के भी मोदियों को उनसे शिकायत है, वहां भी मुकदमा दर्ज है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर आजकल देखिए किसी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, हमारे उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। जज साहब भी एक मानव है, मानवीय, अगर आपके उस सवाल का जवाब है तो मेरा कहना था कि वो मानवीय भूल वो भी कर सकते हैं। ये मेरा सवाल था, इसलिए नहीं कि आपने कह दिया कि आपने जज साहब पर सवाल उठा दिया। नहीं देखिए, मैंने आपसे सीधे अश्विनी जी, मैं समय का अभाव नहीं, मैं अभी आप रिप्लाई कर देता। मैंने सीधे तौर पर आपसे ये पूछा था कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, आपने कहा जज पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आप किसी संस्था पर, ये भी बताइए ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मानवीय भूल जज साहब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ। जज साहब एक आदमी है, अगर आपके सवाल सही है, चलाने वाला व्यक्ति होता है, अब रोबोट तो इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे। अभी हालांकि एआई आना शुरू हो गए हैं वो, लेकिन अब देखिए अब शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे बोलिए अश्विनी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। रत्नेश जी रुके, बोलिए। अगर आपके सवाल ये है तो उन्होंने गलती किया है, तो इसका मतलब उनको ओबीसी का उन्होंने अपमान नहीं किया। लेकिन अभी भी वही फिर बात कह रहा हूं कि अगर कोई नीचे गलती होती, जिसका जिक्र रत्नेश मिश्रा जी कर रहे हैं, तो आज सजा के साथ ये डिसमिस हो गया होता, ये मामला ही खत्म हो गया होता। अभी भी कोर्ट मानता है कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने एक समाज का अपमान किया है, मुकदमा चलते रहना चाहिए। कहीं ये नहीं कहा है कि आपने अपमान नहीं किया है। चलिए मेरा टोटल अब एक बार मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा मैंने पहले क्या कहा था और अभी भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है इसलिए अब यहीं पे विराम देंगे चर्चा को। हालांकि राहुल तालान जी के पास आना चाह रहे थे, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो माफ कीजिएगा। लेकिन अब जिस तरीके से आज ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद से अब कांग्रेस के सारे नेता यही कह रहे हैं कि दरअसल सत्य की जीत हुई है और असत्य पराजित हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कितनी जल्दी होती है।